चलिए अब शांत हो जाइए और पूरी तरह से शांत और गंभीर भी हो जाइए। तीसरा चैप्टर है ना, हम लोग तीसरे चैप्टर में ग्रेविटेशन के बारे में समझे और मेरा ही मोबाइल है और आपको बोले थे ग्रेविटेशन में बहुत ज़्यादा प्रश्नों को याद करने में आपको माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बातों को जितना हमें समझ में आया उतना आपको समझा चुके हैं और प्रश्न का भी डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं। जब आप प्रश्न का वीडियो क्लास किए होंगे आपको लगेगा कि एक बार पूरा सिलेबस पूरा चैप्टर रिवीजन हो रहा है। अब उन प्रश्नों को लगातार रिवीजन करते रहना है। अब कोशिश ये करिए कि कोई भी चैप्टर शुरुआत होता है तो उसको समाप्त होने में कुछ क्लास तो लग ही जाते हैं। तो जब तक अब मान लीजिए चौथा चैप्टर शुरू होगा तो उसको समाप्त होने में समय लगेगा, तो जब तक चौथा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब तक एक से तीसरे चैप्टर को बार बार रिवीजन करते रहना है। सारा दारोमदार इसी पर है कि आपको प्रश्न याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निश्चित तौर पर जब आप क्लास में शांत और गंभीर होकर बैठिएगा हर चीज समझ में आएगा। हम हर बातों को 2-3 बार रिपीट कर ही देते हैं। उसके बाद सबसे जरूरी है सेल्फ स्टडी। कोचिंग के बाद जो भी समय है आपके पास वो पढ़ने के लिए है, और इस उम्र में पढ़ने के अलावा कुछ और करिएगा तो फिर नौकरी से हाथ धो बैठिएगा। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी करिए जितना भी समय आपके पास बच रहा है, और प्रश्नों को लगातार याद करते रहिए। बार बार याद करते रहिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि एक चैप्टर का रिवीजन करने में 20 मिनट से भी कम समय लगेगा, मात्र 20 मिनट। और सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, घर पर बैठकर नहीं पढ़िएगा तो फिर कोचिंग आने जाने से किसी को नौकरी ना हुआ है ना भविष्य में होगा। जरूरत यह है कि जो पढ़ाए हैं, जो क्वेश्चन करवाए हैं, उसको घर पर बैठकर लगातार याद करते रहिएगा। अधिकांश स्टूडेंट के पास यही समस्या है, वो सेल्फ स्टडी ना करता है ना वो प्रश्न याद करता है, और बाद में समस्या ये खड़ा करता है कि याद नहीं हो रहा है। भाई याद नहीं हो रहा है तो तब इसका मतलब आप योग्य ही नहीं है सरकारी नौकरी करने का क्या? तो ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती कि याद नहीं हो रहा है। याद इसलिए नहीं हो रहा कि आप याद करने के लिए बैठे ही नहीं, और दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। आइए ग्रेविटेशनल के हम न्यूमेरिकल्स प्रश्नों को देखें, एक एक करके हल करने का हम प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि नदी के ऊपर पुल की ऊंचाई ज्ञात करने हेतु पुल से एक पत्थर को नदी में गिराया जाता है।
पुल से एक पत्थर को नदी में गिराया जाता है, तो नीचे की तरफ गिर रहा है। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो इसके प्रारंभिक वेग को कितना माना जाता है? 0। तो पुल की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए पुल से एक पत्थर को नीचे गिराया गया, ऊपर से नीचे गिरा, और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा तो प्रारंभिक वेग 0। नदी के जल की सतह छूने में पत्थर को 2 सेकंड का समय लगा। समय भी क्लियर कर दिया है, 2 सेकंड है। जल स्तर से पुल की ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई क्या होगी? और वस्तु का जी का मान दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि वस्तु नीचे आ रही है तो जी का मान धनात्मक होगा। जब वस्तु नीचे आ रही है तो जी का मान क्या होगा? तो पत्थर ऊपर से नीचे गिरा तो उस पत्थर का प्रारंभिक वेग 0। पत्थर को जल के सतह छूने में कितना समय लगा? 2 सेकंड। तो पुल की ऊंचाई क्या होगी? पुल की ऊंचाई जहां से पत्थर को गिराया गया और जल की सतह, यही ना होगी पुल की ऊंचाई। यानी ऊंचाई निकालना है। जी का मान दिया हुआ है 9.8 लीजिए, और चूंकि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जी का मान क्या होगा? अब निकाल दीजिए। H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। U का मान 0 है तो UT 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को गुना करिए 0 होगा, प्लस जी का मान 9.8। समय कितना है? 2 सेकेंड। 2 कट गया, 2 कट गया, तो 9 दूनी 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 मीटर। तो पुल की ऊंचाई कितना है? 19.6 मीटर। पुल की ऊंचाई कितना है? 19.6 मीटर। और फॉर्मूला आप जानते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। वो मोशन अंडर ग्रेविटी में बदल कर हो जाता है H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो क्या ये सवाल में कोई दिक्कत है? बनाइए अब इसको। कॉपी खरीद लो जी, डायरी में लिख रहा है। अब बहुत तो पन्ना महंगा होगा क्या? ₹5 लिए है एक पन्ना का। हाँ तो देगा ना, ₹10 में दीजिए, ठीक है। चलिए, हमारे कोचिंग का एक बहुत ही तगड़ा बैच फिलहाल बंद है, डेली टेस्ट सीरीज। दरोगा एग्जाम के कारण कुछ ज्यादा व्यस्तता है। दरोगा एग्जाम जैसे ही होगा डेली टेस्ट सीरीज चालू कर दिया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। एक गेंद को 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। ऊपर फेंका गया है किस प्रारंभिक वेग से? 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका गया है। और जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते तो उसका वेग घटते जाता है, घटते जाएगा, और महत्तम ऊंचाई पर जाकर अंतिम वेग 0। महत्तम ऊंचाई पर जाकर अंतिम वेग, तो गेंद कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा? और जी बराबर 9.8। चूंकि वस्तु ऊपर जा रहे तो जी का मान क्या हो जाएगा? -9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जी की दिशा पृथ्वी की ओर होती है, वस्तु जा रहा है उसके विपरीत, तो जी का यह मान इस पर मंदन की तरह काम करेगा। तो एक वस्तु को 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से सीधे ऊपर फेंका गया,
जब हम वस्तु को ऊपर फेंकते तो वेग घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है और महत्तम ऊंचाई पर जाकर अंतिम वेग 0 हो जाएगा। एच का मान निकालने के लिए कह रहा है कि कितना ऊपर जाएगा, और जी का मान दिया हुआ है 9.8 लीजिए। चूंकि वस्तु ऊपर जा रहा है तो ये जी मंदन बन जाएगा, रिटार्डेशन बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एच निकालना है तो यहां पर एच बराबर यूटी यूज नहीं होगा क्योंकि टी नहीं दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है। यहां यूज होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच, जी माइनस है तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच, ये माइनस प्लस माइनस माइनस। वी का मान कितना है, यू का मान कितना है, अब माइनस जी का मान कितना है, और एच निकालना है आपको। इसको उठाकर इस साइड ले आइएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। एच बराबर 15 गुना 15 कितना होता है, तो एच बराबर 225/19.6, 11.43 मीटर और 47 मीटर। सवाल डायरेक्ट बनेगा, एच बराबर यू स्क्वायर बाय 2g, इस तरह से डायरेक्ट बन जाएगा। यू का मान 15 है, प्रारंभिक वेग 15 है, जी का मान 9.8, इस तरह से डायरेक्ट बनेगा सवाल। कहा ये डायरेक्ट फार्मूला है, यह निगेटिव एडजस्ट है, ठीक है ना। हाँ, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकाले थे ना, मैक्सिमम हाइट इजकल टू यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। पहले सवाल को समझ लेते हैं ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास कब से होगा, जल्द होगा, 10 तारीख से होगा दोस्तों। हो गया, आगे बढ़े। 3 नंबर, एक क्रिकेट के गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, नीचे न छोड़ा जाता है, यानी एच क्लियर कर दिया है कितना है, और ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो प्रारंभिक वेग, जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो इस स्थिति में प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग। गेंद को जमीन में गिरने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है, और गेंद जब जमीन को छूती है उस समय उसका वेग क्या होगा, अंतिम वेग पूछ रहा है। और जी दे दिया है 10 ले लीजिए, और चूंकि वस्तु नीचे आ रहा है तो जी धनात्मक होगा। अब सब कुछ आपके सामने में है, तो पहले आप निकाल लीजिए, एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी, टी निकल जाएगा, एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी। एच का मान कितना है, यू का मान 0 होने से यूटी का भी मान क्या हो जाएगा, तो 0 हटा ही देते हैं। जी का मान कितना है, टी स्क्वायर, 2 पंच 5 चौके तो 4 बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर √4 यानी कि 2 सेकेंड। तो समय कितना हो गया, अब क्या निकालना है, बी बराबर यू प्लस ए टी, ए टी की जगह जी टी, यू का मान 0, जी का मान 10, टी का मान निकल चुका है 2, यानी बी बराबर 20 मीटर
पर सेकेंड, v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, निकल जाएगा। 2 निकला ना, हाँ सही है। आपके क्लास में आते आते शरीर पूरा थक जाता है। क्या हुआ, नहीं समझिए? हाँ सब, हाँ आंसर 2 होगा, t बराबर 2 सेकेंड। यह 2 चीज कर रहा है निकालने के लिए, समय भी पूछ रहा है सवाल में और अंतिम वेग भी पूछ रहा है। 2 चीज पूछ रहा है सवाल में। चूंकि एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में इसी तरह सवाल रहते हैं। आपको परीक्षा में एक ही चीज पूछेगा, या तो समय पूछेगा या अंतिम वेग पूछेगा, ठीक है ना? आगे बढ़े। एक पत्थर के टुकड़ा को सीधे ऊपर फेंका जाता है। ग्रेविटेशनल के सवाल में यही होता है, ऊपर ही जाएगा कि नीचे आएगा। एक पत्थर के टुकड़ा को सीधे ऊपर फेंका जाता है, वह 3 सेकेंड में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है, और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। तो पत्थर का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए, और जी का मान दे दिया है 9.8। चूंकि ऊपर जा रही है तो जी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अब यू का मान डायरेक्ट निकलेगा, v बराबर यू प्लस जी टी, v बराबर यू प्लस जी टी, जी ऋणात्मक है तो v बराबर यू माइनस जी टी। v का मान 0 है, u का मान निकाला है, g का मान दिया हुआ है, t का मान दिया हुआ है, तो ये इधर आ जाएगा प्लस 8×24 और 9×27, 29.4 मीटर पर सेकेंड। u बराबर हो गया 29.4 मीटर पर सेकेंड, 29.4 मीटर पर सेकेंड। इस बार मौसम पर अल नीनो का इफेक्ट हो गया है, पता है कि ना? इस बार ठंडी नहीं आएगी, कैंसिल हो चुका है। अल नीनो पड़े है, अखबार पढ़ते हैं कि ना? अखबार पढ़ना भी एक बेहतरीन आदत है, और
इसका फायदा जीवन से लेकर परीक्षा तक होगा। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, यकीन मानिए 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेगा आपको परीक्षा में, 2 क्वेश्चन। अगर बिना अखबार पढ़े आप 80 बना के आते हैं तो अखबार पढ़कर आप 82 बना के आइएगा, 2 नंबर इंक्रीज। और आप कंपटीशन के मार्केट में 1 और 2 नंबर का क्या महत्व है, इस बात को भली भांति समझते होंगे क्या? अखबार पढ़ा कीजिए, नहीं तो शॉर्ट वीडियो और यूट्यूब आपके दिमाग को बदरंग बना देगा, सोचने समझने और कल्पना शक्ति को छीन कर देगा। आज क्या हुआ? नहीं, बहुत ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो वही बोलता है जो यूट्यूब पर देखता है, उसके पास अपना कोई विचार नहीं है। जब बैठता है तो यूट्यूब देखता है, जब बाहर निकलता है जो देखता है वो बोलता है। तो अगर ऐसी स्थिति से आप भी परेशान है कि आप जो देखे हैं वही आपके ख्याल में आते रहता है, तो ये प्रारंभिक लक्षण है कि आपकी अपनी कल्पना शक्ति का छीन हो रहा है, खत्म हो रहा है। आप अपने विचार को पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और इस रोग से बचने के लिए सबसे अच्छा समाधान है अखबार। अगला क्वेश्चन यही है। अच्छा, ओके ओके। 5 नंबर, किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे, अंग्रेजी में वर्टिकल बोलते हैं। किसी गेंद को जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता, ऊपर की ओर फेंके हैं, तो वह 19.6 मीटर की दूरी तक जाता है। यानी मैक्सिमम हाइट कितना? 19.6 मीटर। किसी गेंद को जब ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली मतलब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह 19.6 मीटर की दूरी तक जाता है, यानी कि मैक्सिमम हाइट इतना पकड़ता है। और जब किसी वस्तु को ऊपर फेंके तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसका अंतिम वेग क्या? 0। गेंद का प्रारंभिक वेग तथा उच्चतम बिंदु पर उसके द्वारा पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। चूंकि वस्तु ऊपर जा रहा है तो जी का मान जो है वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब आपके पास इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 2 चीजों को निकालना है, प्रारंभिक वेग और टी को। तो v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h बराबर यू टी माइनस डायरेक्ट कर दिए क्योंकि g आपका क्या है, तो यहां पर माइनस आएगा ही आएगा। अब h का मान कितना है? u का मान निकालना है। अच्छा, ये इस फार्मूला पर भी नहीं बनेगा, यहां आए हला नहीं। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस इसलिए क्योंकि हमारा g क्या है? नेगेटिव है। माइनस इसलिए क्योंकि g हमारा नेगेटिव है, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है। अब v का मान 0, u का मान निकालना है। g का मान दिया हुआ है 9.8, h का मान दिया हुआ है 19.6। अब ये माइनस वाला पूरा टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 19.6 गुना 19.6 बराबर यू स्क्वायर, यानी u बराबर 19.6 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर? 9.8 गुना 2 19.6 होगा। तो ये पूरा टर्म इस साइड आएगा तो माइनस से प्लस, तो यू बराबर निकल गया। अब तो टी डायरेक्ट निकलेगा, भी बराबर यू माइनस जी टी माइनस, इसलिए क्योंकि जी माइनस है। बी का मान 0, यू का मान 19.6, जी का मान 9.8 गुना टी। ये पूरा टर्म को इस साइड ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा और टी का मान सीधे निकल जाएगा कितना 2 सेकेंड ना, 9.8 को काटिएगा 19.6 को तो 2 आएगा। तो टी यानी समय हो गया 2 सेकेंड और प्रारंभिक वेग हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। चलिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछेगा। बिल्कुल दोस्तों, ग्रुप डी का परीक्षा दीजिएगा तो उसमें पूछा जाता है। रेलवे के लगभग एग्जामों में न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं और जो हम बता रहे हैं यही पूछे जाते हैं। आगे बढ़े। ध्यान दीजिए दोस्तों, सवाल पर ध्यान दीजिएगा। कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची मीनार के चोटी से गिराया गया। 100 मीटर ऊंची मीनार के चोटी से गिराया गया और ऊपर से गिराया गया प्रारंभिक वेग कितना मीटर ऊंचाई से, और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से सीधे ऊपर की दिशा में फेंका गया। दोनों पत्थर कब और कहां मिलेंगे? जिस समय गिराया गया उसी समय एक दूसरा पत्थर नीचे से फेंका गया। किस वेग से? 25 मीटर पर सेकेंड से, और दोनों मिला है। तो वही पूछ रहा है कि कहां मिला है। मान लेते हैं यहां मिला है, और यह पूरे ऊंचाई, यह पूरा ऊंचाई आपका कितना है? 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। 100 मीटर से इसको गिराया गया। जिस समय गिराया गया उसी समय एक दूसरा को फेंका गया और दोनों मिला है। हम मान लेते यहां मिला है। नीचे से ये गया, ऊपर से आया, मिला, तो यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर ना होगा, क्योंकि 100 मीटर के ऊंचाई से ये गिरा है और नीचे से ये फेंका तो मिलेगा। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, इसके द्वारा तय की गई दूरी कितना के बराबर होगा? कोई दिक्कत है इसमें? दोस्तों, कह रहा है कि 100 मीटर के ऊंची मीनार की चोटी से गिराया गया। कोई पत्थर को 100 मीटर ऊंची मीनार के चोटी से क्या क्या गिराया गया? गिरा दिए। तो और गिराते समय, ऊपर से नीचे गिराते समय प्रारंभिक वेग कितना? 0। और जिस समय ऊपर से गिराएगा उसी समय, जिस समय गिराएगा उसी समय नीचे से एक फेंका गया, और फेंका गया 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से, और दोनों पत्थर जाकर मिला है। हम मान लेते यहां मिला है, तो इसके द्वारा तय की गई, इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा? क्योंकि 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, तो इसका मतलब इसको भी 100 मीटर नीचे से ही फेंका गया है। दोनों मिलेगा तो दोनों मिलेगा, तो इसके द्वारा तय की गई, इसके द्वारा तय की गई कि कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो दोनों पत्थर कब और कहां मिलेंगे? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है।
अब इसके लिए जी बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसके लिए जी बराबर हो जाएगा, क्लियर। अब दोनों पत्थर कब मतलब टाइम पूछ रहा है, और कहां मतलब किस ऊंचाई पर मिलेगा। तो मान लेते हैं टी समय बाद ये मिला। अब इसके h को आप h1 मान लीजिए, इसके h को क्या मान लीजिए h1, और इसके h को क्या मान लीजिए h2, h1 और h2। तो h1 बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ऊपर से जो गिर रहा है उसके द्वारा जो ये तय की गई दूरी है, इसको क्या मान लिए h1। तो h1 बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चूंकि इसके लिए u का मान 0 है तो ut का मान क्या हो जाएगा, तो h1 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर। h1 बराबर कितना निकल गया। अब h2 निकालिए, h2 बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, u का मान कितना है तो 25t माइनस हाफ जी टी, और दोनों के लिए समय का मान कितना है t, क्योंकि हम माने हैं कि कब मिलेंगे, तो मतलब मान लिया कि t समय बाद मिलेंगे। तो t समय बाद मिला है तो दोनों एक के मतलब जब नीचे गिराया गया उसी समय फेंका गया, जब गिराया गया उसी समय फेंका गया, और हम माने हैं कि t समय बाद वो मिला, तो इसका मतलब ये भी t समय तक चला, ये भी t समय तक चला, है कि नहीं है दोस्तों। जिस समय इसको नीचे गिराया गया है ठीक उसी समय इसको फेंका गया है, और हम माने हैं कि t समय बाद दोनों मिल गए, तो इसका मतलब इसको h1 में आने में अगर t समय निकला लगा है तो इसको भी h2 तक जाने में t सेकंड लगेगा, इसलिए दोनों के लिए समय का मान क्या है। अब h1 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, h2 बराबर 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब h1 अब प्लस h2 बराबर कितना है 100 मीटर है, h1 अब प्लस h2 बराबर टोटल डिस्टेंस जो कितना है। अब h1 h2 का मान निकला हुआ है, इसको जोड़ दें, h1 बराबर कितना है हाफ जी टी स्क्वायर, h2 बराबर 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर 100। ये और ये कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा, इसका मतलब 25t बराबर 100, और इसका मतलब t बराबर 4 सेकेंड। कितने समय बाद मिला और कहां मिला, कहां मिला मतलब किस ऊंचाई पर मिला, तो ऊंचाई h2 ऊंचाई पर जाकर मिल गया दोनों। तो कहां मिला इसके लिए आपको क्या निकालना है h2, और t का मान निकल चुका है कितना 25 चौके, g का मान कितना है 10, तो 4 चौके 16 गुना 10 कितना हो जाएगा, कितना हो गया, यानी कितने ऊंचाई पर जाकर मिला है। कहां मिला है तो नीचे से नहीं देखेंगे कि कितने ऊंचाई पर मिला है, और नीचे से ऊंचाई कितना है h2, चूंकि t निकल चुका है तो t का मान दीजिएगा तो कितना मीटर आएगा, तो 4 सेकंड बाद मिला है, और नीचे से 20 मीटर के ऊंचाई पर मिला है। 4 सेकंड बाद मिला है और नीचे से 20 मीटर की ऊंचाई पर मिला है। क्लियर, समझे सवाल को, बनाइए। सवाल को समझ गए तो तब अब दिक्कत क्या ऊपर नीचे कीजिए। चलिए कुछ लोग कह रहे वंस मोर, एक बार और से बताइए। अच्छा एक बार और से बता देते, तब तक छापिए, छाप लिए।
क्लियर। आइए दोस्तों फिर से समझते हैं। सवाल को पहले पढ़िए तो एक बार आप मने मन अच्छी तरह से। आए सवाल पर दोस्तों एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है और उस मीनार की ऊंचाई कितना है? 100 मीटर। कोई पत्थर 100 मीटर के मीनार से गिराया गया, 100 मीटर के मीनार से गिराया गया, गिरा दिए। और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं प्रारंभिक वेग 0। 100 मीटर के मीनार से गिराया गया। जिस समय गिराया गया उसी समय कोई दूसरा पत्थर फेंका गया, और दूसरा पत्थर जो फेंका गया है किस प्रारंभिक वेग से? 25 मीटर। जिस समय गिराया गया उसी समय फेंका गया। दोनों पत्थर कब और कहां मिलेंगे? जिस समय गिराया गया उसी समय नीचे से फेंका गया, और दोनों पत्थर यहां आकर क्या हो गया है? मिल गया है। तो वही पूछ रहा है कब मिला और कितने ऊंचाई पर मिला। हम मान लेते हैं कि जब ऊपर से नीचे गिराए इसके द्वारा तय की गई दूरी कितना है, और जब नीचे से ऊपर फेंका गया इसके द्वारा तय की गई दूरी h2। h1 प्लस h2 का मान कितना हो जाएगा? 100 होगा, क्योंकि मीनार पर से इसको गिराया गया और मीनार के आधार से इसको, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, इसके द्वारा तय की गई दूरी 100 मीटर हो जाएगा कि नहीं। अब हम दोस्तों मान लेते हैं कि वस्तु t समय बाद दोनों वस्तु t समय बाद मिला। हालांकि वस्तु की जगह पत्थर है तो हम मान लिए कितने समय बाद मिला? t समय बाद मिला। यानी जब इसको गिराया गया उसी समय इसको फेंका गया, और दोनों मानते हैं कि t समय तक गति किया और मिल गया। तो अब इस स्थिति में h1 का मान निकालिए। h1 बराबर ut प्लस हाफ gt। चूंकि u का मान 0 है तो h1 बराबर हाफ gt स्क्वायर। क्लियर। अब दोस्तों h2 निकालिएगा तो h2 बराबर ut माइनस हाफ gt, माइनस इसलिए क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसके लिए g माइनस हो जाएगा, u का मान इसके लिए कितना है? 25t माइनस हाफ gt। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी h1 बराबर हाफ gt स्क्वायर, और इसके द्वारा तय की गई दूरी h2 बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। h1 प्लस h2 का मान कितना होगा? अब हम h1 h2 को जोड़ दे, h1 और h2 को जोड़ दे। h1 प्लस h2 बराबर कितना? 100 मीटर। h1 का मान कितना? हाफ gt स्क्वायर, और h2 का मान कितना? 25t माइनस हाफ gt स्क्वायर बराबर कितना? 100। ये और ये कट जाएगा तो इसका मतलब 25t बराबर 100, और इसका मतलब है दोस्तों t बराबर कितने समय बाद मिला? 4 सेकंड बाद मिला। कहां मिला? तो नीचे से कितने ऊंचाई पर मिला? तो h2 निकाल दीजिए, और h2 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर। 20 मीटर कुछ h2 बराबर t के जगह 4 फुट कीजिए, g के जगह 10 फुट कीजिए। t के जगह 4 फुट करिएगा, g के जगह 10 फुट करिएगा, h2 का मान निकलेगा 20 मीटर, तो 20 मीटर की ऊंचाई पर न मिलेगा। क्लियर? बात समझे?
क्लियर। आगे बढ़े। 7 नंबर, सीधे ऊपर फेंका गया गेंद फेंकने वाले के हाथ में 10 सेकंड में। सीधे ऊपर फेंका गया गेंद, सीधे ऊपर फेंकेंगे तो वस्तु ऊपर जाएगी और महत्तम ऊंचाई पर जाकर उसका वेग, अब फिर वो नीचे गिरेगी तब ना उसके हाथ में आएगी। तो सीधे ऊपर फेंका गया एक गेंद फेंकने वाले के हाथ में 10 सेकंड बाद पहुंचता है। तो सीधे ऊपर फेंके, वेग घटते घटते गया, मैक्सिमम हाइट पर जाकर अंतिम वेग क्या हो गया, उसके बाद नीचे गिरा और हाथ में आ गया। और टोटल कितना समय लगा, 10 सेकंड लगा। और आपको यह समझाए हुए हैं कि फ्री फॉल मोशन में वस्तु को जितना ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। ये 10 सेकंड में ऊपर गया नीचे आया क्योंकि 10 सेकंड में हाथ में आ गया। तो इसका मतलब इसको ऊपर जाने में कितना समय लगा, 5 सेकंड लगा। इसको ऊपर जाने में 5 सेकंड लगा, क्योंकि ऊपर जाकर नीचे आना फ्री फॉल मोशन है। और फ्री फॉल मोशन में हम साबित कर चुके हैं कि वस्तु को ऊपर जाने में जितना समय लगती है उतना ही समय उसको नीचे आने में लगती है। अगर 10 सेकंड लगा है तो ऊपर जाने में इसको 5 सेकंड लगा है और नीचे आने में, तो इसका मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना समय लिया, 5 सेकंड। बात को समझे कि नहीं समझे। तो गेंद द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई और प्रारंभिक वेग ज्ञात करे और जी ऊपर जाने के क्रम में क्या हो जाएगा, माइनस। तो सबसे पहले v बराबर u माइनस जी टी। v का मान 0, u का मान निकाला है, g का मान 9.8 माइनस इसलिए कि वस्तु को हम ऊपर ही रख रहे हैं। और t का मान कितना है, कितना है। तो अब ये पूरा माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 8 पंचे 40, 9 पचे 45 यानी 49 मीटर पर सेकेंड। u का मान कितना आ गया। अब h का मान निकलेगा, h बराबर ut माइनस ना माइनस हाफ जी टी। u का मान कितना है और t का मान अब 25 यानी तो h बराबर u²/2g कर दीजिए। देखिए बहादुर सब गुना करिए। ऐसे करके बैठे हुए हैं, इतना निष्क्रिय रहिएगा तब कंपटीशन के मार्केट में निष्क्रिय लोगों का कोई जगह नहीं है। एक 122.5 वेरी गुड, 122.5 मीटर, 122.5 मीटर। बीपीएससी टीचर वाला कोई देते हैं कि नहीं ना, कर लीजिए। जिनको बीएड करने का मौका मिल रहा है करिए लीजिए। क्योंकि आप लोग टीचर बन जाएगा तो आप ही लोग का भौकाल रहेगा। क्योंकि क्लास लेना है 400 रुपया में है, रात में पढ़ना है, दिन में यहीं पढ़ा के आना है। क्या विद्यार्थियों रहेगा आपका बम बम। लैपटॉप में कैसे देखना है, लैपटॉप में कैसे देखेगा। क्लियर।
अब कुछ लोग करे न्यूमेरिकल में समझ नहीं आ रहा, कुछ तो है नहीं, गुना भागा है, कोई कैलकुलस अलजेब्रा टिर्गो तो है नहीं, समझ में नहीं आएगा क्या? क्लियर 7 नंबर? ये सवाल आपसे बन जाएगा। बन गया? वेरी गुड है, सिस्टर लोग से नहीं बन रहा है, बन गया। चलिए, सबका नहीं बन रहा, बनाइए सब लोग, बनाइए तेजी से, नहीं तो फिर आंगनबाड़ी का भी नौकरी मुश्किल है क्या? आजकल आंगनबाड़ी का भी नौकरी मार हो जाता है, एकदम लाठी वाठी चलने लगता है, और उसके बाद जो अफसर आता है वो निकल जाता है। एक बार गांव में ये दृश्य देखने को मिला, पूरा 2 पक्ष हो गया। अब तो परीक्षा कर दिया ना कि अब भी वैसे ही बहाली होता है, आंगनबाड़ी का वैसे ही होता है। जिसका पहुंच पर भी है वो बनता है ना। नहीं, अब जनता बहुत तेज है, फोटो खींच खींच के बेचते रहता है, ये बात है। जनता में जागरूकता बहुत आई है। और एक बात जानते हैं, अब गांव गांव में मीडिया है। हाँ, मोबाइल लिया, माइक लिया, रिपोर्टिंग चालू है। बन गया? चलिए हम भी चेक करिए लेते कि हमसे बन रहा है कि नहीं। किसी वस्तु को मीनार के चोटी से गिराया गया। मीनार के चोटी से गिराने का मतलब ऊपर से नीचे गिराना। मीनार के चोटी से नीचे गिराने का मतलब ऊपर से नीचे गिराना। और ऊपर से नीचे गिराने के क्रम में प्रारंभिक वेग कितना? और 4.9 मीटर दूरी तक गिरने में, अच्छा इसको गिरना है मात्र 4.9 मीटर। गिरने में कितना समय लगेगा? और चूंकि नीचे गिर रहा है तो जी तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो अब निकालना है आपको H बराबर यूटी, H बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी। तो H का मान कितना है जी? और U 0 है तो यूटी भी 0 हो जाएगा सीधा। G का मान 9.8 t²। तो इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 4.9 बराबर 4.9 t², यानी t² बराबर 1, यानी t बराबर 1 का रूट 1 ही होगा। क्लियर? नौ नंबर, एक पत्थर किसी मीनार से गिरकर 5 सेकंड में धरती से टकराते है। मीनार से गिरा मतलब ऊपर से नीचे गिरा, और प्रारंभिक वेग को आप 0 मान लीजिए। मीनार से गिराया गया, सीधे ऊपर से नीचे गिराया। इसको समझने में तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। मीनार से गिरकर 5 सेकंड में धरती से टकरा गया। समय कितना लिया? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल बराबर होता है अंतिम वेग प्लस बटे 2। ठीक है ना? औसत चाल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू लास्ट वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2।
अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे 2। तो प्रारंभिक वेग तो मालूम है 0 है, लेकिन अंतिम वेग हमें मालूम। तो औसत वेग निकालने के लिए हमें अंतिम वेग मालूम करना पड़ेगा। जी चूंकि नीचे गिर रहा है, पॉजिटिव रहने वाला है, तो भी को निकाल लीजिए। भी निकल जाएगा, भी बराबर यू प्लस जी टी। ये नहीं होगा। अभी का मान यू का मान 0, जी का मान 10, टी का मान तो 50 मीटर। अब आइए, भी का मान 50, यू का मान 0, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। चलिए ऊपर में स्पीकर और लगवा दीजिए। अरे देखिए ऊपर में क्या प्रॉब्लम है, उसको दूर कीजिए। वहां पर जो है सूचित कीजिए, स्पीकर लगाएगा, आवाज नहीं है, एक बार चेक करेगा। क्लियर। ये तो भार निकालना, भार डब्ल्यू बराबर एम जी। एम का मान, जी का मान। देखिए जी का मान नहीं दिया है तो 9.8 लेना है। जी का मान 10 तभी लेना है जब दे दिया गया है इंडिकेशन की जी का मान ले लीजिए। और परीक्षा में जी का मान दिया हुआ रहेगा। अब भूल चूक नहीं दिया रहा है जी का मान तो 10 नहीं लेना है, 9.8 ही लेना है। तो कितना हो गया? 49 न्यूटन। वेरी गुड, हमको लगा केजी बोलिएगा सब। भार का मात्रा क्या है? न्यूटन। एक मनुष्य का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है। यदि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर स्क्वायर हो तो मनुष्य का द्रव्यमान ज्ञात करें। मनुष्य का द्रव्यमान ज्ञात, पहले हम मनुष्य का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, तब चंद्रमा वाला अगले टर्न पर जाएंगे। तो W बराबर, W यानी भार कितना है? 600 न्यूटन। M निकालना, G का मान, तो इसका मतलब M बराबर 60 केजी। द्रव्यमान निकल गया। भार दिया हुआ है 600 न्यूटन। अब भार W बराबर M निकालने के लिए कह रहा है, G दिया हुआ है। यदि वह मनुष्य चंद्रमा पर जाता है तो वहां उसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर भार जो होता है वह पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, यानी कितना न्यूटन? 100 न्यूटन। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। चंद्रमा पर जाता तो वहां उसका भार तथा द्रव्यमान क्या? द्रव्यमान तो उसका 60 होगा। चंद्रमा पर भी द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान नहीं बदलता है। स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान क्या होगा? चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करें तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6। तो चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर होगा 10/6। 10/6। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 होता है। तो सवाल कुछ है नहीं, समझ रहे ना बात को? चंद्रमा पर भी द्रव्यमान उसका कितना होगा? 60 केजी, क्योंकि द्रव्यमान स्थान बदलने से बदलता नहीं है। द्रव्यमान स्थान बदलने से कोई दिक्कत?
नेक्स्ट, सत्तर केजी के एक मनुष्य का भार चंद्रमा पर कितना होगा यदि चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वाकर्षण तो चंद्रमा पर क्या कर रहा है, भार W बराबर M कितना है, जी का मान 7 या 21, 7 के 42, 44 और 7 एकम 7 4 11, 14 पॉइंट, हाँ 114 सुकी 114.1 न्यूटन। आगे बढ़े, 13, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 90 केजी है। मंगल ग्रह पर इस वस्तु का भार क्या होगा यदि मंगल ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/, अब पृथ्वी पर जी का मान दिया हुआ है। पृथ्वी के सतह पर वस्तु का द्रव्यमान 90 केजी है, मंगल ग्रह पर वस्तु का भार क्या होगा, भार पूछ रहा है। द्रव्यमान पूछता तो मंगल ग्रह पर भी वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है, 90 केजी होता, लेकिन पूछ रहा है मंगल ग्रह पर वस्तु का भार क्या होगा। अब मंगल ग्रह पर वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए मंगल ग्रह पर जी का मान ज्ञात करना पड़ेगा कि मंगल ग्रह पर जी का मान कितना होगा। जी बराबर होता है Gm/r², और जिसका मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब चंद्रमा पर जी बराबर हो जाएगा, जी का मान तो चंद्रमा पर जी रहेगा और एम का मान पृथ्वी का 1/9 और त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या का आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी। जी बराबर Gm बटे, जहां जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम पृथ्वी का द्रव्यमान, आर पृथ्वी का त्रिज्या और इसका मान निकलता है कितना। आइए चंद्रमा पर निकालते हैं। तो चंद्रमा पर जी बराबर भी Gm/r²। ओ मंगल है, एक मिनट, मंगल है, मंगल है तो मंगल पर जी निकालना, तो मंगल पर जी बराबर जी गुना मंगल का द्रव्यमान गुना मंगल बटे मंगल की त्रिज्या का वर्ग। अब मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान का 1/, अब मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कर दिए, निकालिए। बराबर G/9 r², 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा तो बराबर हो जाएगा Gm/r² गुना 4/9। Gm/r² का मान निकला हुआ है कितना, 9.8 गुना 4/9 मीटर। तो मंगल ग्रह पर जी निकल गया। अब मंगल ग्रह पर भार W बराबर mg, m द्रव्यमान कितना है 90, मंगल ग्रह पर जी निकल गया 9.8 गुना 4/9, 10 चौके 40 गुना, तो 8 चौके 32, 9 चौके 36, 392 न्यूटन। देख लीजिए गुना, ठीक है ना, समझिए कैसे बना। चलिए दोस्तों, हो गया, न्यूमेरिकल समाप्त हो गया। तीन चैप्टर होने गया। अब आज छोड़ देते हैं, नया चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। तब तक न्यूमेरिकल नया चैप्टर क्या है,
चलिए फ्रिक्शन में 1 क्लास लगेगा, 2 क्लास लग सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल के क्लास में फ्रिक्शन के साथ, मतलब फ्रिक्शन पढ़ेंगे। और सब जाकर घर पर एक बार न्यूमेरिकल को अपने से बना लीजिएगा, कुछ नहीं है, 1 से 2 बार बनाइएगा, याद ही हो जाएगा। सब एनसीईआरटी का सवाल है, जितना भी 9th में एनसीईआरटी का सवाल है सब आपको करवा दिए। इसका ऑब्जेक्टिव का हो चुका है, वीडियो क्लास देखिए अमन कुमार। नहीं डला है, अपलोड जाकर फिर से देखिए ना। देखना है फाउंडेशन बैच 5:30 से 7:30 से 9 वाले में देखना, अपलोड है। अरे नहीं है तो आज जाकर देख लीजिए, अपलोड हो गया होगा। दोस्तों यहां पर G बराबर GM/r², पृथ्वी पर G बराबर GM/r², जहां G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M पृथ्वी का द्रव्यमान और R पृथ्वी की त्रिज्या है, और जिसका मान 9.8 होता है, आप जानते हैं। अब मंगल ग्रह पर निकालना है तो मंगल ग्रह पर भी G जितना है उतने रहेगा, क्योंकि G ग्रेविटी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी का 1/9 है, तो पृथ्वी का 1/9 कर दिए। मंगल का त्रिज्या पृथ्वी का आधा है, तो आधा कर दीजिए। और इस तरह से कैलकुलेशन करके मान आएगा GM/r² गुना 4/9, और GM/r² का मान 9.8 निकला हुआ पृथ्वी के संदर्भ में। तो मंगल ग्रह पर G का मान इतना हो गया। अब मंगल ग्रह पर भार पूछ रहा है, तो भार बराबर mg। अब मंगल ग्रह पर G का मान दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 392 न्यूटन। देख लीजिए, अपलोड नहीं है फिर से अपलोड कीजिए। ऑडिट अच्छा हो सकता है जब आप चेक किए होंगे नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, गुड नाइट।